अभी हम इसमें देखेंगे वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। ये है वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स। वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ाते हैं वैसे वैसे डायोड में जाने वाला करंट की क्या स्थिति होती है उसके बारे में जानेंगे। ये है हमारा वीआई कर्व। इस कर्व में देखेंगे एक एक्सिस बनी हुई है जो कि वोल्टेज की एक्सिस है, दूसरी जो वर्टिकल एक्सिस है वो करंट की एक्सिस है। इसमें ये जो है फॉरवर्ड वोल्टेज है, ये हमारा रिवर्स वोल्टेज है। ऊपर जाने वाला जो है फॉरवर्ड करंट है और नीचे जाने वाला रिवर्स करंट है। ये रिवर्स करंट जो है वो माइक्रो एम्पियर में है, जबकि ये जो होता है वो मिली एम्पियर में होता है। तो वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स में ये है 0 पॉइंट हमारा। जैसे ही पीएन जंक्शन डायोड को हम फॉरवर्ड बायस में रखते हैं, मतलब पी को पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से और उसका जो एन पार्ट है उसको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं, तब ऐसी स्थिति हमारी पीएन जंक्शन की फॉरवर्ड बायस कंडीशन होती है। उस कंडीशन में डायोड अपने अंदर में से करंट फ्लो होने देता है। तो उसका जो कर्व है वो कैसा होगा, यहाँ पे जब 0 से स्टार्ट होगा, जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ाएंगे तो बहुत ही कम मात्रा में करंट फ्लो होगा और एक पर्टिकुलर पॉइंट होगा जिसको हम बोलेंगे कट इन वोल्टेज। इस कट इन वोल्टेज के बाद में करंट ज़्यादा बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, करंट की वैल्यू बढ़ने लगेगी। तो यहाँ तक की जो वैल्यू है वो बहुत ही कम मात्रा में करंट फ्लो होगा और इसके बाद में करंट की वैल्यू बढ़ जाएगी और आगे जाके बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो ये जो पॉइंट होता है जहाँ से करंट की एक वैल्यू मिलना स्टार्ट होती है, जो कि तो उसको हम कट इन वोल्टेज बोलते हैं। कट इन वोल्टेज का मतलब होता है कि उस समय पे जो पोटेंशियल बैरियर है, जो कि पी और एन जंक्शन को साथ में रखने के कारण एक पोटेंशियल बैरियर उसके जंक्शन पे बन गया था, उस जंक्शन को ओवरकम करके आगे करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। और जो थोड़ी मात्रा में करंट फ्लो होता है वो मैग्नेटिक एरियर्स के कारण होता था, हमने बताया था। और उसके बाद में जो नॉर्मल करंट है वो फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये जो पॉइंट है ये कहलाता है कट इन वोल्टेज। जो सिलिकॉन का केस है उसमें इसकी वैल्यू होती है 0.7 वोल्ट, जबकि जर्मेनियम के केस में इसकी वैल्यू होती है 0.3 वोल्ट। मतलब जब तक इसको 0.7 वोल्ट या जर्मेनियम के केस में 0.3 वोल्ट नहीं मिलेगा तब तक वह करंट फ्लो नहीं स्टार्ट करेगा। दूसरा जो केस है जिसमें रिवर्स डायरेक्शन में करंट फ्लो होना दिखाया गया है, इसमें करंट फ्लो होना दिखाया तो है लेकिन ये जो रेंज है वो माइक्रो एम्पियर है। माइक्रो एम्पियर मतलब ऊपर फ्लो होने वाले करंट के भी 1000वें भाग के बराबर है। तो इसमें मैंने बताया था कि करंट फ्लो नहीं होता है, रिवर्स डायरेक्शन में डायोड में करंट फ्लो नहीं होता है, लेकिन जो भी थोड़ा बहुत करंट फ्लो होता है वो मैग्नेटिक चार्ज कैरियर्स के कारण होता है। तो उसी करंट के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं कि यहाँ पे जो धीरे धीरे हम वोल्टेज बढ़ाते हैं तो थोड़ा थोड़ा करंट फ्लो होता है और किसी न किसी एक वैल्यू पे ऐसा होगा कि जो उसका रिवर्स में जो बैरियर है उसका ब्रेकडाउन हो जाएगा और सडन फिर वेरी हाई करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये जो पॉइंट होता है इसको बोलते हैं ब्रेकडाउन वोल्टेज। ये वोल्टेज की वह वैल्यू है जिसके बाद से रिवर्स डायरेक्शन में डायोड में बहुत अधिक मात्रा में करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये है हमारी वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स पीएन जंक्शन डायोड की, जिसमें बताया गया है कि फॉरवर्ड में करंट फ्लो होता है जबकि रिवर्स में करंट फ्लो होता है बहुत कम मात्रा में माइक्रो एम्पियर रेंज में मैग्नेटिक चार्ज कैरियर्स के कारण। लेकिन उसका वोल्टेज बढ़ाते 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 एक समय ऐसा आता है जब उस डायोड का रिवर्स कंडीशन में भी ब्रेकडाउन हो जाता है और करंट अधिक मात्रा में फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। उस पर्टिकुलर पॉइंट को हम बोलते हैं ब्रेकडाउन वोल्टेज। अब डायोड जो होते हैं उसके बहुत से एप्लीकेशंस होते हैं, जिसमें से एक इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन जो है जेनर डायोड। बहुत कई टाइप के डायोड होते हैं जिसमें एक टाइप का डायोड जो होता है उसको बोलते हैं हम जेनर डायोड। जेनर डायोड एक स्पेशल टाइप का डायोड है जो केवल रिवर्स डायरेक्शन में उपयोग किया जाता है। जेनर डायोड जो होता है एक वोल्टेज रेगुलेटर के जैसे कार्य करता है। वोल्टेज रेगुलेटर का मतलब क्या होता है कि वो एक पर्टिकुलर कंपोनेंट के अक्रॉस वोल्टेज को मेंटेन करके रखता है। जैसे कि इसमें बताया गया है ये जेनर डायोड का वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स है। जेनर डायोड का जो कंस्ट्रक्शन होता है
नॉर्मल डायोड जैसा ही होता है, बस उसमें जो डोपिंग की मात्रा होती है वो अधिक होती है, मतलब उसमें जो अशुद्धि मिलाई जाती है वो नॉर्मल डायोड की अपेक्षा अधिक होती है, जिसके कारण डोपिंग अधिक होने के कारण उसमें एन टाइप और पी टाइप जो होते हैं उसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स जो होते हैं उसकी संख्या अधिक होती है, और हमारी डिप्लीशन लेयर जो है उसकी विड्थ जो है इसकी अपेक्षा कम हो जाती है। विड्थ कम हो जाने के कारण इसमें जो वी कर्व है जो ऐसा थोड़ा सा एक एंगल के साथ में हमको थोड़ा सा ज़्यादा कर्व के साथ दिखाई दे रहा है, वो इसमें बहुत ही तीखा होता है, मतलब बहुत ही इसमें खड़ा कर्व होता है। तो इसमें जैसे पिछले में वी कर्व में ये जो है ऐसा था, तो इसमें जो होता है बहुत ही वर्टिकल टाइप का कर्व दिखाई देता है, हल्का सा आपको मुड़ा हुआ दिखेगा, लगभग ये वर्टिकल जैसा ही होता है। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है यही जो है वोल्टेज रेगुलेशन के लिए इसको सही बनाती है। इस कंडीशन में क्या होगा कि जब डिवाइस को रिवर्स डायरेक्शन में कनेक्ट किया जाएगा किसी कंपोनेंट के अक्रॉस, तब उसमें वो एक पर्टिकुलर वोल्टेज को मेंटेन करके रखेगा। बस उसकी कंडीशन क्या है कि रिवर्स में आई जेड मिनिमम और आई जेड मैक्सिमम जो है इसके बीच में जब तक उस कंपोनेंट में करंट फ्लो होता रहेगा, उस रेंज के भीतर ये पर्टिकुलर वोल्टेज वी जेड को उस कंपोनेंट के अक्रॉस मेंटेन करके रखेगा। तो वोल्टेज रेगुलेटर जो होते हैं वो फ्रिक्वेंटली जेनर डायोड के रूप में इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स में उपयोग किए जाते हैं। आगे हम पढ़ना है एप्लीकेशंस ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। तो पीएन जंक्शन डायोड के क्या एप्लीकेशंस हैं? सबसे बड़ा जो एप्लीकेशन है पीएन जंक्शन डायोड का वो है कि पीएन जंक्शन डायोड को एक रेक्टिफायर के जैसे उपयोग किया जाता है। आगे हमको पढ़ना भी है रेक्टिफायर के बारे में, उसमें हम जानेंगे कि कैसे डायोड के द्वारा एसी से डीसी वोल्टेज कन्वर्ट किया जाता है। दूसरा होता है क्लिपर एंड क्लैम्पर सर्किट। मतलब ये है क्लिपर और क्लैम्पर का मतलब ये होता है कि एक पर्टिकुलर वेव फॉर्म है, उस पर्टिकुलर वेव फॉर्म को यदि हमको कुछ क्लिप करना है, एक पर्टिकुलर शेप देना है, जैसे ये वेव फॉर्म है और इसको पर्टिकुलर हमको ऐसी वेव फॉर्म बनानी है, तो ऐसी कुछ भी वेव फॉर्म जिसको क्लिप करना है, मतलब काटना है, एक वेव फॉर्म को काट कर दूसरे वेव फॉर्म में चेंज करना है, तो ऐसा सर्किट बनाने के लिए हमको डायोड की आवश्यकता होती है। क्लैम्पर का मतलब क्या होता है? एक पर्टिकुलर वेव फॉर्म को किसी एक पर्टिकुलर वोल्टेज पे शिफ्ट कर देना, तो वो क्लैम्पर होता है। क्लिपर एंड क्लैम्पर जो होते हैं वेव फॉर्म को डिजाइन करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन प्रोसेस जो होती है हमारे कम्युनिकेशन नेटवर्क में मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन प्रोसेस जो होती है उसमें भी डायोड उपयोग किए जाते हैं। सर्ज रजिस्टर जो सर्किट होते हैं उसमें उपयोग किए जाते हैं। स्विचिंग सर्किट मतलब एज अ स्विच, जो कभी पावर को ऑन करना कभी पावर को ऑफ करना, ऐसे सर्किट जो होते हैं उसमें भी डायोड उपयोग किए जाते हैं। इसके डायोड के स्पेसिफिकेशंस क्या होते हैं? मतलब एक कंपनी डायोड को बनाती है तो उस पर क्या क्या स्पेसिफिकेशंस उसको देने होते हैं, या एक जो कस्टमर है वो उसको यदि डायोड खरीदना है किसी कंपनी से तो वो क्या क्या स्पेसिफिकेशंस उसके होंगे, वही स्पेसिफिकेशन देख के वो परचेस करेगा। जैसे मैक्सिमम सेफ रिवर्स वोल्टेज, वो रिवर्स में डायोड कितना वोल्टेज को मेंटेन करके रख सकता है, ब्रेकडाउन कितने वोल्टेज पर उसका हो जाएगा रिवर्स कंडीशन में। मैक्सिमम रिवर्स करंट, कितना मैक्सिमम करंट जो है वो अपने अंदर वो फ्लो करा सकता है। मैक्सिमम एवरेज फॉरवर्ड करंट, उसमें कितना एवरेज फॉरवर्ड करंट फ्लो हो सकता है। मैक्सिमम फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप, मैक्सिमम फॉरवर्ड में कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, मतलब फॉरवर्ड में जब हम वोल्टेज दे रहे हैं उसको तो कितना ड्रॉप के फॉर्म में उसका ड्रॉप हो जा रहा है आउटपुट मिलने के पहले। मैक्सिमम जंक्शन टेम्परेचर, कितना वो टेम्परेचर पे कार्य कर सकता है, कितना टेम्परेचर उसको देने पर वो डायोड खराब नहीं होगा। ये सब स्पेसिफिकेशन जो होते हैं डायोड के होते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो डिफरेंट टाइप के रेक्टिफायर्स के बारे में हम जानेंगे। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है रेक्टिफायर। रेक्टिफायर एक ऐसी डिवाइस है जो एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। जैसे कि हमारे घरों में जो मोबाइल का चार्जर होता है उसमें भी रेक्टिफायर लगा होता है, क्योंकि हमारे घरों में आने वाली सप्लाई एसी वोल्टेज होती है, जबकि मोबाइल में जो हमको सप्लाई
रिक्वायर्ड होती है उसमें डीसी वोल्टेज रिक्वायर्ड होता है। तो हमारे घरों में आने वाली सप्लाई 240 वोल्ट एसी सप्लाई होती है। सबसे पहले हमारे जो चार्जर होते हैं उसके अंदर एक ट्रांसफार्मर होता है। ट्रांसफार्मर वोल्टेज को डाउन करता है और स्टेप डाउन करता है, तो इससे वोल्टेज जो होता है वो कम हो जाता है। लेकिन ट्रांसफार्मर एसी पे वर्क करता है और जो ट्रांसफ़र होने वाला वोल्टेज है वो भी एसी होता है। तो उसको एसी से डीसी में कन्वर्ट करने के लिए जो कंपोनेंट्स लगाए जाते हैं उसको हम बोलते हैं रेक्टिफायर, और रेक्टिफायर एसी वोल्टेज को फिर डीसी में कन्वर्ट करता है जो कि डिवाइस में दिया जाता है। तो रेक्टिफायर जो रहता है मेनली डायोड जो कंपोनेंट है उसका उपयोग करके बनाया जाता है। रेक्टिफायर दो टाइप के होते हैं, एक हाफ वेव रेक्टिफायर होता है जो कि एसी की आधी वेव फॉर्म को कन्वर्ट करता है डीसी में, और एक फुल वेव रेक्टिफायर होता है जो कि एसी की दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव साइकिल को डीसी वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। तो हम समझेंगे हाफ वेव रेक्टिफायर को। ये डायग्राम है हाफ वेव रेक्टिफायर का। इसमें यहाँ पर इनपुट वोल्टेज है, एसी इनपुट वोल्टेज है जो आधी साइकिल में पॉजिटिव होता है, आधी साइकिल में नेगेटिव होता है, आधी साइकिल में पॉजिटिव होता है, आधी साइकिल में नेगेटिव होता है। जब ये पॉजिटिव साइकिल होती है तब ये वाला टर्मिनल पॉजिटिव होता है और नीचे वाला टर्मिनल नेगेटिव होता है। इसी के रिस्पेक्ट में जो यहाँ पे वोल्टेज होगा सेम वोल्टेज यहाँ पर होगा। यहाँ पे पॉजिटिव जब होगा तब इस सेम मोमेंट पर यहाँ पे भी पॉजिटिव होगा, और नीचे वाले में जब नेगेटिव होगा तब यहाँ नेगेटिव होगा। जब साइकिल चेंज होगी तो ऊपर नेगेटिव हो जाएगा और यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा। रेड कलर से जो शो है वो पहले साइकिल के लिए शो कर रहे हैं और नेगेटिव जो है वो नेगेटिव साइकिल के लिए शो कर रहे हैं। उस केस में क्या होगा, हमने देखा है लास्ट क्लास में कि पीएन जंक्शन डायोड जो है जब फॉरवर्ड बायस में होता है तब वह करंट को फ्लो होने देता है, और जब वह रिवर्स बायस में होता है तब वह करंट को फ्लो होने नहीं देता। बस रेक्टिफायर के लिए इसी कॉन्सेप्ट का उपयोग होता है। यहाँ पर हम एक डायोड लगा दिया है, यह है पीएन जंक्शन डायोड, और एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है जो कि हमारा लोड है, और इसी के अक्रॉस हम क्या करेंगे, आउटपुट वोल्टेज लेंगे। ये इसी के अक्रॉस ही हम क्या करेंगे, आउटपुट वोल्टेज की गणना करेंगे। यह है वी आउटपुट हमारा, और वी इनपुट क्या है यहाँ पर दिया जा रहा है। यहाँ से ट्रांसफॉर्म स्टेप डाउन होता है, स्टेप डाउन होने के बाद में जो है रेक्टिफिकेशन होता है, और रेक्टिफिकेशन होने के बाद ये लोड है, लोड में हमारा वोल्टेज दिया जाता है। ये 2 पॉइंट पर हमको वोल्टेज का मेजरमेंट करना होता है। अब पहली साइकिल जब ऊपर पॉजिटिव है नीचे नेगेटिव है, पॉजिटिव साइकिल के लिए तो ये वाला टर्मिनल जो होगा वो पॉजिटिव होगा और नीचे वाला टर्मिनल जो होगा वो नेगेटिव होगा। उस कंडीशन में ये जो डायोड दिखाई दे रहा है इसका पॉजिटिव टर्मिनल P से कनेक्टेड होगा और इसका नेगेटिव टर्मिनल जो है वो N से कनेक्टेड होगा। तो इस कंडीशन में डायोड जो है वो फॉरवर्ड बायस कंडीशन में होगा और सप्लाई को आगे बढ़ाएगा। तो यहाँ से करंट आगे बढ़ेगा और इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस गुजरेगा जो कि इसके अक्रॉस वोल्टेज देगा। उसको हम बोलेंगे कि पॉजिटिव साइकिल के दौरान ये डायोड वो वर्क करता है और अपने में से करंट को फ्लो होने देगा और यहाँ पर हमको आउटपुट मिलेगा। तो इस साइकिल के लिए यहाँ पर आउटपुट मिलता है। अब आधे साइकिल के बाद में जब पोलैरिटी चेंज होती है एसी वोल्टेज की, तब आधे साइकिल के लिए ऊपर नेगेटिव होता है और नीचे पॉजिटिव होता है। तो डायोड का P टर्मिनल नेगेटिव से और N टर्मिनल जो है पॉजिटिव से कनेक्ट हो जाएगा। इस कंडीशन में ये डायोड को रिवर्स बायस बना देगा और रिवर्स बायस होने के कारण यह डायोड जो है एक ओपन सर्किट के जैसे वर्क करेगा और इससे करंट फ्लो नहीं होगा। तो करंट फ्लो ना होने के कारण इसके अक्रॉस कुछ भी वोल्टेज हमको प्राप्त नहीं होगा। तो नेगेटिव साइकिल के लिए हमको कोई भी वोल्टेज प्राप्त नहीं होगा। तो नेगेटिव साइकिल के लिए हमको 0 वोल्टेज प्राप्त होगा। अगेन जब पॉजिटिव साइकिल आएगी तो हमको फिर से वोल्टेज मिलेगा। तो ऐसे जो होता है साइकिल आगे बढ़ता जाता है। इसमें 5 टर्म्स हैं जो हमको जानना जरूरी है। इसमें एक होता है एवरेज वैल्यू। एवरेज वैल्यू का मतलब ये होता है कि ये जो वेव फॉर्म है, क्योंकि जनरली हम देखते हैं कि डीसी की वेव फॉर्म कैसी होती है, जो हमको पता होता है कि हम डीसी को ऐसा मान के चलते हैं कि एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, लेकिन ये क्या है, पल्सेटिंग फॉर्म में है। पल्सेटिंग फॉर्म में है। जब ये पल्सेस जो होती हैं काफ़ी जितने पास होंगी, जितनी ज़्यादा मात्रा में होंगी, उतनी ही इसकी वैल्यू जो होगी एक स्ट्रेट लाइन की जैसे होगी। तो उसी स्ट्रेट लाइन जो है इस पल्सेटिंग को जब स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट करेंगे तो वही जो वैल्यू होती है उसको हम बोलते हैं एवरेज वैल्यू या डीसी वैल्यू। तो एवरेज वैल्यू का जो फार्मूला है
वो वी एवरेज इक्वल टू क्या होता है, वी एम अपॉन पाई। वी एम अपॉन पाई मतलब वी एम जो होगा यहाँ पर मिलने वाला मैक्सिमम वोल्टेज जो होगा वी एम, और उसको पाई से डिवाइड करेंगे तो वो उसकी एवरेज वैल्यू निकालेंगे। वी आर एम एस क्या होता है, जब भी कोई अल्टरनेटिंग क्वांटिटी होती है तो उसकी वैल्यू निकालने के लिए हम आर एम एस टर्म का उपयोग करते हैं। इसका मतलब होता है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। वो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू जो होगी इस वेव फॉर्म की वो वी एम अपॉन टू होगी। पीक इनवर्स वोल्टेज क्या होता है, पीक इनवर्स वोल्टेज का मतलब होता है कि जब वेव फॉर्म फॉरवर्ड बायस में है तब ये कंडक्ट कर रहा है, तब इसके अक्रॉस जो है कोई भी वोल्टेज नहीं होगा क्योंकि ये शॉर्ट सर्किट के जैसे काम करेगा। लेकिन जब ये रिवर्स बायस में काम करेगा, रिवर्स बायस में काम करने के कारण यह एक ओपन वोल्टेज के जैसे काम करेगा, ओपन सर्किट के जैसे काम करेगा। और ओपन सर्किट होगा तो इसके टर्मिनल के अक्रॉस कुछ वोल्टेज होगा। इसका जो टर्मिनल होंगे, ओपन ओपन टर्मिनल जो होंगे उसके अक्रॉस कुछ ना कुछ वोल्टेज एग्जिस्ट करेगा। वो वोल्टेज जो कहलाता है पीक इनवर्स वोल्टेज कहलाता है। इसकी वैल्यू कम से कम होना चाहिए, तो इसकी वैल्यू जितनी कम होगी उतना अच्छा है। तो पीक इनवर्स वोल्टेज इस केस में Vm के बराबर होता है, मतलब इसकी जो वेव फॉर्म है उसमें मैक्सिमम जो वैल्यू है, पीक वैल्यू है Vm, मैक्सिमम वोल्टेज है, उसके बराबर होगा पीक इनवर्स वोल्टेज की वैल्यू। इसकी एफिशिएंसी जो होती है हाफ वेव रेक्टिफायर की वो 40.6% होती है। और रिपल फैक्टर इसका 1.21 होता है। रिपल फैक्टर की वैल्यू कम से कम होनी चाहिए। रिपल फैक्टर क्या होता है कि जो हमारा आउटपुट डीसी बना है उसमें कितना एसी का कंटेंट है, जो आउटपुट हमारा बना है उसमें कुछ ना कुछ एसी के कंटेंट होंगे, है ना। वो जितने कम से कम होंगे उतनी ही प्योर डीसी बनेगी, जितना कम से कम कंटेंट होगा उतनी ही प्योर डीसी बनेगी। तो रिपल फैक्टर जो होता है इसका 1.21 होता है, और यह वैल्यू जो है वो कम से कम होनी चाहिए एक अच्छे रेक्टिफायर के लिए। फुल वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर मतलब ये एसी की दोनों साइकिल के लिए हमको रेक्टिफाई करके देगा, एसी की दोनों साइकिल को डीसी में रेक्टिफाई करके देगा। इसमें सेम डायग्राम ही दिख रहा है। यहाँ पर एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ है और एक डायोड लगा हुआ है। यहाँ पर एक की जगह दो डायोड लगाए जाते हैं, एक D1 होगा एक D2 होगा, और लोड को यहाँ ना लगा के बीच में लगाया जाता है। साथ ही यहाँ पर वाइंडिंग के बीच में एक सेंटर टेपिंग की जाती है और इसको इस वाइंडिंग से जोड़ दिया जाता है। ये आधी आधी साइकिल में जुड़े होते हैं, आधे आधे टर्न्स में जोड़ा जाता है। ये जो रेजिस्टेंस है इसी के अक्रॉस हमको आउटपुट वोल्टेज मिलेगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जब पॉजिटिव हाफ साइकिल है, मतलब एसी की जब पॉजिटिव हाफ साइकिल है तो उस आधी हाफ साइकिल के लिए ऊपर का टर्मिनल पॉजिटिव होगा और नीचे का टर्मिनल नेगेटिव होगा, और बीच का टर्मिनल इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में पॉजिटिव होगा जबकि इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में नेगेटिव होगा। तो पहले जो साइकिल है उसमें रेड साइन आप देखिएगा, यहाँ पर पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा। तो पॉजिटिव साइकिल के लिए ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो उस कंडीशन में ये जो डायोड है ये फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, और ये नेगेटिव और ये इसके रिस्पेक्ट में थोड़ा सा पॉजिटिव होगा, तो उस कंडीशन में ये जो होगा रिवर्स बायस हो जाएगा। तो उस कंडीशन में D1 कंडक्ट करेगा और D2 ओपन सर्किट के जैसे एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ से जो करंट फ्लो होगा वो ये ऐसा फ्लो होकर यहाँ से कंप्लीट सर्किट करेगा। ये ऊपर वाले जो लूप है उसमें करंट फ्लो होगा, और इसका जो डायरेक्शन है वो, यदि इस पॉइंट को हम माने x और इसको माने y, तो पॉइंट x से y की तरफ करंट फ्लो होगा और हमको एक वोल्टेज मिलेगा जिसको हम बोल रहे हैं कि आउटपुट वोल्टेज है। ठीक है, यहाँ पर एक आउटपुट वोल्टेज हमको मिलेगा। जब नेगेटिव साइकिल होगी तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, और बीच वाला पॉइंट इसकी अपेक्षा पॉजिटिव होगा और इसकी अपेक्षा नेगेटिव होगा। उस कंडीशन में जो D2 है वो फॉरवर्ड बायस हो जाएगा और D1 जो है वो रिवर्स बायस हो जाएगा। तो इस लूप में करंट फ्लो होगा, उसकी डायरेक्शन ऐसी होगी और वो भी x से y की तरफ फ्लो करेगा। इसमें हम ये देखते हैं कि यदि इस रेजिस्टेंस को किसी एसी सर्किट में लगाया जाता तब करंट एक बार ऐसा फ्लो होता और सेकंड साइकिल में ऐसा फ्लो होता। मतलब एक बार यदि ऐसा फ्लो हो रहा है तो एक बार ऐसा फ्लो होता, तो उस कंडीशन में हमको कैसी वेव फॉर्म मिलती, एसी की वेव फॉर्म मिलती। ये एसी वेव फॉर्म है।
जबकि इस केस में क्या हो रहा है, करंट हमेशा एक्स से वाई की तरफ जा रहा है, मतलब करंट जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं हो रहा है, एक ही डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। तो इसमें हमको ऊपर साइकिल मिलेगा, उस सेकंड में नीचे साइकिल ना मिलके फिर से ऊपर साइकिल मिलेगा। तो उसका कारण क्या है कि करंट जो है अपनी डायरेक्शन नहीं बदल रहा है, हमेशा एक्स से वाई की तरफ ही फ्लो हो रहा है। यदि ये एक्स से एक बार एक्स से वाई की तरफ और दूसरी बार वाई से एक्स की तरफ फ्लो होता तब हमको एसी साइकिल जैसा ही मिलता, लेकिन करंट हमेशा एक्स से वाई की तरफ फ्लो हो रहा है दोनों ही साइकिल में, तो मतलब ये हमेशा पॉजिटिव ऊपर ही ऊपर साइकिल होगा। तो इसमें जो होगा, इसकी अपेक्षा देखा जाए तो जैसे एवरेज वैल्यू जो है वो 2Vm/π हो गई, पहले की अपेक्षा यह दुगनी हो गई, तो इसका आउटपुट जो है वो बढ़ गया, मतलब आउटपुट जो है इसका क्या हो गया, दुगना हो गया। तो ये फुल वेव रेक्टिफायर में डबल साइकिल है, तो इसलिए इसका एवरेज वैल्यू भी क्या होगी, इसकी डबल होगी। Vrms जो है Vm/√2 हो गया। पीक इनवर्स वोल्टेज जो है वो खराब चीज है, जो कि दोगुनी हो गई 2Vm का मतलब जब एक डायोड एक कंडीशन में रिवर्स बायस में होता है तब वह एक ओपन सर्किट जैसे एग्जिस्ट करता है, तब इसके अक्रॉस 2Vm का वोल्टेज इसके अक्रॉस एग्जिस्ट करता है, मतलब जितना पीक वोल्टेज होगा उससे 2 गुना वोल्टेज इसके अक्रॉस एग्जिस्ट करेगा। तब हमको जब कंपनी से खरीदेंगे डायोड, तब हमको उसके लिए स्पेशली बताना होगा कि इसका पीक इनवर्स वोल्टेज हमको अधिक रखना है, और जितना अधिक पीक इनवर्स वोल्टेज होगा डायोड की कीमत भी, कॉस्ट भी उतनी ज़्यादा होगी। एफिशिएंसी इसकी इससे दुगनी होती है, इसमें 40.6 थी, इसकी जस्ट डबल 81.2 होगी, और रिपल फैक्टर इसका 0.48 होगा, जो कि खराब है। रिपल फैक्टर जो होता है वो खराब होती है। 0.48 इसकी अपेक्षा कम है, तो मतलब ये इसका रिपल फैक्टर जो होता है वो अच्छा होता है। इसमें इसके जो आउटपुट में डीसी बन रही है उसमें एसी का कंटेंट कम है, तो अच्छी डीसी बना रहा है। तो इसमें देखेंगे हम, पहला जो साइकिल है वो D1 के कारण, दूसरा साइकिल D2 के कारण, फिर तीसरा फिर D1 के कारण होगा। तीसरा है फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर। फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर जो होते हैं उसमें नंबर डायोड्स जो होते हैं वो 4 होते हैं। उसमें भी यहाँ पे ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। पॉजिटिव साइकिल के लिए ऊपर का पॉइंट पॉजिटिव, नीचे का पॉइंट नीचे नेगेटिव होगा। उस केस में क्या होगा, करंट ऐसा फ्लो होगा, ये करंट फ्लो होगा, करंट की डायरेक्शन ये फ्लो होगी, और करंट जो है ये ऐसा जाएगा, यहाँ से ऐसा अंदर जाएगा, और यहाँ से ऐसा आके ये रास्ता को यहाँ से कंप्लीट करेगा। तो ये होगा हमारा पॉजिटिव साइकिल, जिसमें D1 और D2 का उपयोग होगा। यहाँ से जाएगा ऐसे, D1 से होता हुआ ये आउटपुट से जाएगा, फिर D2 से होते हुए अपने सर्किट को कंप्लीट करेगा। इसमें यहाँ पर जब करंट पहुँचेगा तब उसके पास 2 रास्ते होंगे, एक तो ये लेफ्ट साइड जा सकता है और राइट साइड भी जा सकता है, लेकिन राइट साइड में उल्टा डायोड लगा होने के कारण ये ओपन सर्किट की जैसे बिहेव करेगा, जबकि ये शॉर्ट सर्किट की जैसे बिहेव करेगा। तो करंट जो है वो शॉर्ट सर्किट से पास हो जाएगा, क्योंकि ओपन में करंट नहीं जा सकता, तो करंट यहाँ से नहीं जाएगा। तो करंट इस साइकिल में, पॉजिटिव साइकिल में, इस डायरेक्शन में, इस पाथ के द्वारा अपना रास्ता फ्लो करेगा। जब नेगेटिव साइकिल आएगी, जब, तो करंट का डायरेक्शन जो है वो चेंज हो जाएगा, और नीचे पॉजिटिव और ऊपर का पॉइंट नेगेटिव हो जाएगा। उस केस में जो करंट है वो यहाँ से फ्लो होना चालू होगा, यहाँ से फ्लो होगा, और इस डायोड के थ्रू अंदर जाएगा रेजिस्टेंस में, और यहाँ से ऐसा फ्लो होता हुआ यहाँ से अपना साइकिल कंप्लीट करेगा। तो उस केस में क्या होगा कि करंट जो है वो D4 रेजिस्टेंस एंड D3 से होता हुआ अपना रास्ता कंप्लीट करेगा। तो ऐसे में 2 डायोड जो हैं एक साइकिल के लिए उपयोग हो रहे हैं, और इसमें भी हम देखेंगे कि करंट का डायरेक्शन यदि इसको x पॉइंट मान लें और इसको y पॉइंट मान लें, तो हमेशा x से y की तरफ जा रहा है, मतलब करंट जो है अपना डायरेक्शन जो है वो चेंज नहीं कर रहा है। आउटपुट में जब इसको आउटपुट के रूप में देखा जाए तो वो अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा है, एक ही डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। तो जैसे ये AC का साइकिल है, तो पहला साइकिल जो है D1 D2 के द्वारा, दूसरा D3 D4 के द्वारा, तीसरा फिर D1 D2 के द्वारा बनाया जाएगा। इसमें पॉजिटिव साइकिल एज इट इज सर्किट जो है वो, जो हमारा इनपुट है वो एज इट इज पॉजिटिव साइकिल पास हो जाएगा आउटपुट में, और नेगेटिव साइकिल जो हो गया उसकी डायरेक्शन भी एक जैसी है x से y की तरफ, तो ये भी पलट के ऊपर हो जाएगा। और D3 और D4 के लिए हमको फिर से अगेन पॉजिटिव साइकिल मिलेगा,
और D1 D2 के लिए अगेन हमको फिर से पॉजिटिव साइकिल मिलेगा। तो इसका एवरेज निकालना हो तो एवरेज भी इसका सेम होगा हमारे फुल वेव रेक्टिफायर से के जैसा, तो इसमें सभी वैल्यूज होंगी वो फुल वेव रेक्टिफायर के जैसी ही होंगी, और इसमें जो पीक इनवर्स वोल्टेज है बस इसकी वैल्यू Vm हो जाएगी, ये इम्पोर्टेंट है। और इसी फैक्टर के लिए ही जो फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर है उसको डिज़ाइन किया गया है। इसमें पीक इनवर्स वोल्टेज की वैल्यू Vm होती है, जो कि अच्छी बात है, क्योंकि पीक इनवर्स वोल्टेज जितना ही कम होगा हमारे डायोड की कॉस्ट ही उतनी कम होगी, और उसके हिसाब से ही हमको डायोड परचेस करना होगा। तो Vm की वैल्यू इसमें कम होती है, मतलब यदि एक डायोड जो कि रिवर्स बायस में है उस समय उस प्रत्येक डायोड के अक्रॉस Vm वोल्टेज रिवर्स में अप्लाई रहेगा। तो ये है हमारे तीनों डायोडों का के बारे में जानकारी। धन्यवाद।